मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये मन की आंखों से कार्यक्रम का टाइम हो गया है और ये क्या हो रहा है। अब बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये वही कार्यक्रम है। आज हमारा जो गेस्ट है, जो हमारे साथी है, दृष्टिबाधित साथी है, आप म्यूज़िक टीचर हैं नागपुर से, तो इससे बढ़िया क्या मौका हो सकता है। और इतना सुंदर गाने से उन्होंने शुरू किया है, तो इसी से स्वागत भी हुआ है। तो हम आज जिनकी जीवन की अनुभव को सुनने वाले हैं और कुछ प्रेरणाएं लेने वाले हैं। आपका नाम है शिप्रा सरकार जी, आप नागपुर से हैं और जैसे आपने सुना है आप म्यूज़िक टीचर हैं, तो दीदी अमृतबाई डागा इस कॉलेज में आप बच्चों को पढ़ाते हैं संगीत। तो शिप्रा जी, आपको रेडियो मधुबन में और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। तो ये संगीत का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपके जीवन में? जी, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे पिताजी माँ वगैरह लोगों को बताया करते थे कि बचपन से ही मतलब संगीत की ओर कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया मेरी हुआ करती थी। जैसे अगर गा भी ना पाऊँ तो जैसे बेबी एज जो बोलते हैं, दूध मुआ बच्चा, गाने को सुनकर सिर हिलाना या इस तरह से कुछ गुनगुनाना, इस तरह का मतलब मेरा वो होता था प्रतिक्रिया। और जिससे उन्होंने ये समझ लिया कि इसका संगीत की ओर रुझान है, तो आगे शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो क्या उम्र रही है जब आपने संगीत सीखना शुरू किया? साधारण 7 साल की उम्र से मैंने शुरू किया। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई किया इस संगीत में? मैम, मेरा जैसे एकेडमिकली मेरा MA PhD हुआ है, और संगीत का जो एक बहुत जानी मानी संस्था है गांधर्व महाविद्यालय, देश भर में ये है, इसका मैंने संगीत अलंकार इक्विवेलेंट टू MA वो भी परीक्षा मैंने दी है और अच्छे मतलब मार्क्स रहे हैं। तो मतलब आपने कंप्लीट हम कह सकते हैं कि आपने PG तक किया है म्यूजिक में? जी। तो कोई स्पेशलाइजेशन रहा है? कई बार हम सुनते हैं जो सिंगर्स होते हैं वो किसी घराने को बिलोंग करते हैं। जी, वैसे तो आजकल घराना ये कंसेप्ट, ये अवधारणा थोड़ी सी ये उठ रही है जी। पर फिर भी मुझे 2 घरानों की शिक्षा मिली है कहीं ना कहीं, ग्वालियर और इंदौर घराना जो है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप इतना अच्छा गाना गाते हैं और इतना अच्छी बातें बता रहे हैं, तो हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो दृष्टिबाधिता है वो आपको बचपन से है या फिर बीच में आया, कैसे ये हुआ है? ये दृष्टिबाधिता मेरी जन्म से है जी। और मतलब ऐसा हुआ था, कुछ माँ को चेचक निकल आया था। मैं शायद 7वें महीने का गर्भ थी जी, तब ये चेचक निकल आया था, और जिसकी दवाओं की वजह से मेरी आंखें और शरीर का बायां हिस्सा प्रभावित हुआ, लेफ्ट साइड जो है। ओके, मतलब ये पैरालाइज हुआ है लेफ्ट साइड का एक हिस्सा? मतलब शुरू में तो मतलब हाथ वगैरह मुड़े मुड़े से ऐसे, और आई वाज लाइक प्रीमैच्योर्ड बेबी, जैसे अपुष्ट बच्चा होता है जी, करीब 2.5 पाउंड का ऐसे बताते हैं सब, इतने कम वजन की एक लड़की। और पहले डिटेक्ट नहीं हुआ मैम अंधत्व जो है, मुझे समझ नहीं आया कि बच्ची बहुत कमजोर है, शायद इसलिए आंखें बंद बंद रखती है। और बाद में उन लोगों ने कुछ ऐसा पाया, पिताजी बताया करते थे कि कोई चीज ऐसे दिखाओ तो हाथ, मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। जब कोई आवाज करता, कुछ बोलता, ये देखो क्या है, देखो देखो, तब शायद मैंने हाथ बढ़ाया या देखने की कोशिश की। जी। तो जब आपके आंखें नहीं हैं और एक साइड का शरीर काम नहीं कर रहा है, नम हो गया है, तो उस समय पेरेंट्स ने क्या सोचा था, क्या रिएक्शन थी, और डॉक्टर्स ने क्या बताया, क्या उम्मीद दिया है पेरेंट्स को? जैसे
मेरी माँ पर बड़ा बुरा उसका असर पड़ा, प्रभाव पड़ा, जी काफी निराश। और वो समय भी ऐसा था ना, 1975 का मेरा जन्म, जी तो वो समय ऐसा था ना, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी सबकी जानकारी तो नहीं थी। जी पर हमारे पिताजी शुरू से ही बड़े धैर्यवान रहे हैं, मतलब हर परिस्थिति का वे सामना करना जानते थे। जी उन्होंने माँ को धीरज बंधाया कि दुखी ना हो, जैसी भी ये हमारी संतान है। जी। और डॉक्टर्स ने ये तो कह दिया था कि ये शायद ही 6-7 साल की उम्र से ज्यादा न जिए, ओह क्योंकि ओके। इतनी कमजोर और ऐसी बच्ची, जी। मतलब आई वॉज इंक्यूबेटर बेबी एक्चुअली। ओह माय गॉड। तो कैसे ये जी पाएगी, सरवाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ऐसा उनको ये था। और जी हमारे माँ पिताजी, क्योंकि यहाँ पिताजी अकेले बसते थे, फिर माँ शादी के बाद यहाँ आई जैसे, तो जी यहाँ कोई था नहीं। तो उन्होंने एक डॉक्टर ने ऐसा लिखित मांगा था कि आप अपने जिम्मेदारी पर, अपने जोखिम पर इसे ले जा सकते हैं। ओह ओके। फिर उसके बाद घर पे मम्मी ने और परिवार वालों ने मेहनत की आपकी शरीर को एक्टिवेट करने के लिए। जी हाँ, इलाज करने की कोशिशें की गई। और आंखों का तो कह ही दिया था कि ऑप्टिक नर्व्स जो है, जी दृष्टि चेतना जिसे हम कहते हैं, वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। ओके। वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं था, खून न होने की वजह से उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची, आंखें अपुष्ट रह गई। पर ये जो शरीर का एक हिस्सा ऐसा हुआ, इसके ऊपर इलाज करने की कोशिश की गई, जिससे आज मैं एक साधारण काम तो चल ही जाता है मेरा। जी ओके। तो शिप्रा जी, जैसे हम एक समझ सकते हैं कि एक दिव्यांगता है जो दृष्टिबाधित है, तो हम कई केसेस ऐसे देखे हैं जो वो सफल हो जाते हैं क्योंकि उनकी श्रवण शक्ति बढ़ जाती है और उसी से वो बहुत सारा काम कर लेते हैं और इतना बड़ा चैलेंजिंग नहीं होता है। लेकिन आप जैसे उम्र में बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, जब आपको दिखता भी नहीं और एक साइड का शरीर साथ नहीं देता है, तो कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि बचपन में जब जन्म लिए आपको नहीं पता है कि तकलीफ क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए बाकी बच्चों के हिसाब से, जब खेलना है, बाहर जाना है, बातें करना है या खुद का काम करना है, ये सब चीज़ें फिर कैसे मैनेज किया आपने? शुरू में तो समस्या होती थी, स्वाभाविक है। अगर एक हाथ आपका बुरा है या वो है, तो एक इंसानी मानवीय प्रवृत्ति होती है, ह्यूमन टेंडेंसी, कि आप एक ही हाथ से बहुत कुछ करने लग जाते हो। जी। पर थोड़ा सा ऐसा होता था कि जैसे और बच्चे खेलते हैं, वे दौड़ते हैं, जी कई बार दृष्टिबाधित बच्चे भी स्कूल में खेलते, दौड़ते, कूदते, तो यहाँ थोड़ी सी मर्यादा मेरे साथ आई, समस्या थोड़ी हुई। और इससे घर में भी माँ को चिंता हुआ करती थी, परिवार वालों को चिंता हुआ करती थी कि जैसे इसको सब कर कर के देना पड़ रहा है, कपड़े पहना दो, ये करा दो, बाद में कहीं और गई तो ये कैसे करेगी। जैसे कि अपने टेंडेंसी होता है ना, ह्यूमन टेंडेंसी, कि हम अपने रास्ते धीरे धीरे निकालने लग जाते हैं। जी। जिस भी तरह से हाथ से नहीं हो रहा, मुंह से पकड़िए, या जिस भी तरह से हमको सूझा विकल्प हम करने लग जाते हैं ना, तो उस तरह से कहीं ना कहीं मैनेज हुआ। और उम्र के बढ़ते साथ साथ और कुछ इलाजों के चलते, मतलब चलने फिरने का भी जो है थोड़ा सुधरता गया। पर हाँ, ये समस्या बनी रही और बच्चों की तरह दौड़ भाग खेल कूद उतनी नहीं हो पाई। और पिताजी ने भी, जैसे कुछ बड़ी लड़कियां हैं उम्र में जो थोड़ी सी, जी। जो ये दुविधा समझ सकती है, तकलीफ समझ सकती है, कुछ ऐसी लड़कियों को घर पर बुलाया करते थे कि तुम इसके साथ ऐसा कुछ खेलो जिसमें ये रमे, इसको ये एहसास न हो कि मैं तो ये कर सकती, मैं तो ये नहीं कर सकती, ये एहसास न हो। जी। इस तरह से बैठे खेल जो घर बैठ के खेला जा सकता था, इस तरह के। स्कूल में भी जैसे कैसा और बच्चे ये करते थे, हमसे भी, मुझसे भी कहते थे कि चलो खेलेंगे, फलाना खेल खेलेंगे, मैं कोशिश करती थी, पर जहाँ नहीं हो पाता। और बहुत बार ऐसा हुआ कि उस समय जो टीचर्स थी उनको भी एकदम समझ में नहीं आया कि एक के अलावा कोई अपंगता है या दृष्टि शरीर में अंग बाधा है, कुछ नहीं समझ पाए। तो जैसे चलने में कई बार लड़खड़ा जाना, बैलेंस खो जाना, दिशा इधर उधर हो जाना, तो उन लोगों को समस्या लगती थी कि क्यों मोबाइलिटी नहीं है, कि क्यों समझ नहीं पाती है, क्यों इधर उधर हो जाती है। थोड़ी समस्या हुई। जी। फिर कैसे मैनेज किया? मतलब
उस समय भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, मतलब माँ पिताजी को बुलाया जाता था, तो अक्सर पिताजी जाया करते थे और उनसे पूछा गया कि ये क्या समस्या है। फिर उन्होंने ये जानकारी दी कि इसके साथ इस तरह की भी समस्या है, जिसके कारण इसका चलते हुए कई बार दिशा भी सही नहीं रह पाती जी। शरीर के लड़खड़ाने से क्या हो जाता था कि दिशा भी इधर उधर एक सीधे में नहीं चल पाते, कई बार थोड़े से लेफ्ट चले गए, थोड़े से राइट चले गए, फिर बाद में खुद ही ढूंढ रहे कि हाँ ये हम गलत आ गए, थोड़ा सा सही करो ऐसा। तो मैम आप फिर कौन सी स्कूल में पढ़ते थे? ये जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए उस स्कूल में पढ़ते थे या नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ते थे? जी नहीं, हमारे यहाँ अंध विद्यालय है जी कानपुर में। वो पहला ही अंध विद्यालय उस समय था, एकमात्र जी। इकलौता अंध विद्यालय होने के कारण उसकी जानकारी भी नहीं मिली और वहाँ पूरा मराठी माध्यम से शिक्षा हुई, मराठी मीडियम में, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ज्यादातर जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं या कोई भी दिव्यांग बच्चे हैं, ये गांव देहात से भी आएंगे तो इनके लिए इंग्लिश या हिंदी अचानक मुश्किल होगी। इस धारणा से मराठी मीडियम था और वो भी थोड़ा सा समस्या का कारण बना, भाषा न समझ पाना, नए लोग, थोड़ा सा हुआ मिसमैनेज। तो फिर बच्चों के साथ आपको कभी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि आपको देख भी नहीं सकते और हाथ पैर भी थोड़ा सा तकलीफ है? बाकी बच्चे जैसे कई बार ये होता है ना कि बच्चे चिढ़ाने लगते हैं या फिर धक्का लगाते हैं, ऐसे? ये तो जैसे कि उस समय बड़े भी बच्चे हुआ करते थे, क्योंकि ना उस समय बहुतों को जानकारी नहीं होती थी स्कूल की कि भाई ऐसा कोई स्कूल है। तो उस समय कई बार बड़ी भी लड़कियां होती थी, लड़के होते थे, कोएड था वो। तो शुरू में होता था ऐसा, ये मतलब कुछ समझती नहीं है, ये तो भोंदुए है, पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है, ये ऐसी गलतफहमियां हुई। पर बाद में धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आने लग गए कि इसकी समस्या क्या है। तो कई बार कुछ लड़कियां, बच्चे सब तरह के होते हैं, थोड़े सेंसिटिव बच्चे भी होते हैं, तो कुछ लड़कियां थी जो अकेला नहीं छोड़ती थी कि तू अकेली मत जा, लड़का आ जाएगी, रुक मैं आऊँ तेरे साथ। और सारे ही बच्चे ब्लाइंड होने के कारण वो समस्या नहीं आती थी कि अकेली ऐसी है, ऐसी समस्या नहीं आती थी। पर उसमें भी कोई पार्शियली, कोई टोटली, मतलब किसी को थोड़ा दिख रहा है, कोई पूरी तरह मुझ जैसा है, जैसे उससे। और कई बार अच्छा खासा प्रोटेक्शन भी मिल जाता था। बड़ी जो लड़कियां होती थी जी, वो लोग बड़ा अच्छा, मतलब मुझे संभाल लेती थी कि इसको मत परेशान करो तुम लोग, तो जैसी चलती है उसको चलने दो, या फिर मदद कर सको तो करो, नहीं तो परेशान मत करो। टीचर्स भी ये समझने लगी, क्योंकि बाबा ने भी बता रखा था, तो उसकी भी हेल्प होती रही। और जैसे कहते हैं ईश्वर कृपा होती है, जो एक मानते हैं हम डिवाइन जी, कहीं ना कहीं सहायता मिलती है। एकदम असहाय, क्या करूं पता नहीं, मतलब ऐसे मिसमैनेज जैसा बहुत कम हो जी। तो आपने गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ाई किया पूरा? नहीं, कोएड था, लड़के भी थे वहाँ पर जी। तो फिर लड़कों की तरफ से कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई आपको? नहीं, उस समय वो सब कोई समस्या नहीं हुआ करती थी। जैसे साधारण बात करते हैं स्कूल में, कोई जो समस्या लड़कियों में वो लड़कों में भी मैंने वो लोग का भी ऐसी प्रतिक्रिया कि ठीक है, दिखता तो हम में से बहुतों को नहीं, पर ये इधर उधर क्यों भटक जाती है, मोबिलिटी नहीं है क्या, इस तरह की चीजें उनको लगती थी। और शुरू में मतलब थोड़ा सा अंडर एस्टिमेटेड जो बोलते हैं इंसान, उस तरह की नहीं, भाषा भी नहीं समझता, दिशा भी भटक जाती है, थोड़ा सा पैरों की वजह से इधर उधर हो जाते हैं, इम्बैलेंस, तो उस वजह से थोड़ा सा एक अंडर एस्टिमेशन। फिर उनमें से कुछ टीचर्स का निरीक्षण रहा है, कुछ टीचर्स का ऑब्जर्वेशन रहा है कि ये समझती समय उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है। ओके। तो उन लोगों ने अपने अपने तरीके से विकल्प निकाले। कक्षा 6 से ही मुझे राइटर दे दिया गया कि बहुत जल्दी लिख नहीं पाती ब्रेल, हाथ छूट जाता था, तो राइटर दे दिया गया। तो उन्होंने पाया कि नहीं, अगर राइटर दे दो तो ये अच्छा स्कोर कर सकती है, इसकी बुद्धि अच्छी है। और वहाँ संगीत विषय भी था, तो घर पे भी सीखना था, शिक्षा हुई थी, तो ऐसी वजह से उनको ये दिखा कि ये संगीत में अच्छा कर सकती है। सिर्फ मुझे मतलब ये किया गया, उत्साहित किया गया, उधर मोटिवेट किया गया कि तुम गाओ, तुम करो। जी, बहुत अच्छा। तो फिर कई बार ये कहते हैं कि म्यूजिक इज ए थेरेपी, तो इस म्यूजिक से जब आपने शास्त्रीय संगीत सीखा तो आपके जीवन में या आपके शरीर में कुछ असर हुआ उसका?
शरीर में असर यूं हुआ कि जीवन में आप कहें तो सकारात्मकता आई, पॉजिटिविटी आई जी। कि जो नहीं है उसके लिए दुख करना कि मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, वो अफसोस करने के बजाय मैंने कहा जो है मेरे पास बुद्धि है, भगवान का दिया अच्छा खासा गला है, गुरुजनों की दी हुई संगीत शिक्षा है, इसका उपयोग करने की जो एक भावना वो कहीं ना कहीं आती गई। और हमारा घर जो था परिवार, धार्मिक परिवार, हमारे परिवार में कहीं ना कहीं के पुरोहित, मठाधीश ये लोग आके रहा करते थे, चर्चा करते थे पिताजी, तो उसका भी प्रभाव पड़ता गया। और धीरे धीरे मतलब तो अफसोस नहीं हुआ कि मैं ऐसे दिव्यांग क्यों हूँ, ऐसे हताशा जिसको हम कहते हैं दिव्यांग लोगों में जो एक आती है कई बार, वो नहीं आ पाई। और शरीर का तो मैं मानूंगी कि जैसे इतना कमजोर शरीर और ऐसे के बावजूद, जैसे गाना तो आप जानते हैं सांसों पर निर्भर है, वो चीजें पहले नहीं थी, अब धीरे धीरे होती गई, क्षमता कहीं ना कहीं बढ़ती गई शरीर की, स्वरों के स्पंदन से कहिए या सुनते रहने गाते रहने से, मैंने संगीत में जो एक प्रकार का प्राणायाम हो जाता है, इससे क्षमता बढ़ती रही। उससे पहले की तुलना में काफी इम्प्रूव हो गया आपका शरीर। जी तो पहले इतनी आवाज कम थी कि लोगों के लिए मुझे सुनना कठिन हो जाता, बिल्कुल माइक को मुंह से नजदीक एकदम चिपकाने की देर है, बस इतना नजदीक। और मतलब पिताजी को भी कई बार चिंता होने लगी कि किसकी आवाज इतनी कम है, शरीर से इतनी कमजोरी है, कैसे संगीत में भी कुछ कर पाएगी या नहीं। और आज आप इतना सुंदर गाना गाते हैं। ये शायद वही म्यूजिक थेरेपी ही काम कर गई उस समय, चूंकि म्यूजिक थेरेपी ऐसा उपचार पद्धति के रूप में नहीं था, पर फिर भी शायद संगीत का ही प्रभाव है कि शरीर के वो आवाज को उत्पन्न करने वाले अंग और विकसित होते चले गए, खुलते चले गए, और आज ये आवाज है। बहुत अच्छी बात है। तो आज आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके लिए? पिताजी की बहुत इच्छा रही एक अच्छा कुछ हम मतलब संगीत में इसको देखकर जाएं, या वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। और एक फिक्स इनकम जिसे हम कहते हैं नियमित आय के रूप में चाहते थे कि मेरी कोई नौकरी हो, तो उस कोशिश में उनका मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य काफी गिरता रहा, और वो मेरी नौकरी से पहले ही उनका निधन हो गया। अच्छा। जी हाँ, तो उन्होंने ये देखा नहीं। और अभी माँ है तो वो चाहती है, वो जानती है कि इसकी बुद्धि अच्छी खासी है, गाने में ये काफी कुछ करना चाहती है, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं एक माँ के रूप में बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ कहीं ऑटो या रिक्शा करके ले जा सकती हूँ। आजकल की टेक्नोलॉजी भी, उससे भी वो बेचारी अनजान है, तो वो एक कहीं ना कहीं उसको अफसोस रहता है। और हम कहते हैं कोई बात नहीं, अफसोस न करो, कम से कम माँ के रूप में तुम जितना कर सकती हो उतना तुम कर रही हो। तो आपको भाई बहनों की सपोर्ट मिलती है? मेरे दो भाई, तो बड़ा भाई जो है उसको तो शुरू में जो एक बच्चों में आमतौर पर होता है कि एक ऐसी समझ बनती है, उसको ही सब लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं या उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं, तो एक थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कॉलेज के समय तक और सब समय तक थोड़ा सा वो रहा ही। छोटा भाई जो था काफी सेंसिटिव था, उसका भी किसी वजह से देहांत हो गया, वो काफी सेंसिटिव था हमारी ओर। पिताजी के बाद शायद वही बहुत पॉजिटिव था, क्या करने से दीदी को समझेगा, कौन सी चीज कैसे बताऊं तो दीदी समझ पाएगी, बहुत उसका ऐसा ऑब्जर्वेशन पिताजी की तरह उसका बहुत तीन था, बहुत सूक्ष्म निरीक्षण था। जी मैम, आपके भाइयों की शादी हो गई है? जी हाँ, दोनों भाइयों की शादी हो गई है। तो आप साथ में ही रहते हैं उनके? जी हाँ। तो जो आपकी भाभी वगैरह है वो लोग भी आपको ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, या फिर वो लोग समझते हैं कि ये कहाँ का बोझ है, हमको कहाँ इनको रखना है? नहीं, ये कोई समस्या ईश्वर कृपा से नहीं आई जी। मतलब शुरू में तो थोड़ा सा जो एक समझने में समय लगता है, पहली बार इंसान ऐसे किसी को देखता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज सा रहता है कि मैं कैसे सहायता करूं, मेरे क्या करने से उनको डिस्टर्ब होगा, क्या करने से नहीं होगा, थोड़ा सा रहा है शुरू में। जैसे कि एक साथ रहना, रोज का रहना, उस वजह से वो लोग भी धीरे धीरे समझती गई कि चीजें एक ही जगह पर रखो, मैंने जो कॉमन यूज की चीजें हैं, सबके इस्तेमाल की चीजें एक ही जगह पर रखो, बार बार उसकी जगह ना बदलो। उस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है समझती गई, और ऐसी कोई समस्या नहीं आई। और भाभी हमारी तो अच्छी खासी जुड़ी रही है, कहीं पे भी हम लोग भाभी बड़े अच्छे से जाते। बहुत अच्छा।
तो आप गाना गाने के साथ कोई वाद्य भी बजाते हैं, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं? हारमोनियम संभाल लेते हैं भला सा जी। मतलब जितनी अपनी क्षमता है उसके अंदर जितना हो सकता है हारमोनियम भला सा बजा लेती। हारमोनियम के लिए तो दोनों हाथों की जरूरत होती है ना, एक हवा के लिए और एक कीपैड में। हाँ, उस वाले में थोड़ी समस्या होती है, बहुत देर तक बजाना मेरे लिए थोड़ा कठिन होता है, जिसमें रुकना पड़ता है, हाथ को थोड़ा सा मूव करना पड़ता है, हिला लेना पड़ता है, नहीं तो वहाँ ऐसे खून की गांठें वगैरह कई बार आ जाती हैं। पर कितना होता है मुझसे, शरीर की क्षमता के अनुरूप जितना हो पाता है, खुद भी बजा कर भी गाया, संगति भी थोड़ी बहुत की है मैंने। अच्छा, तो कंसर्ट्स भी करते हैं आप, कहीं पे कचेरी वगैरह करना? कचेरी या जलसा जैसी चीजें यहाँ मैं थोड़ी सी चूजी हूँ, थोड़ा सा मेरा निश्चित है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया घर में आध्यात्मिक माहौल रहा है जी, तो मुझे भी भजन और उस तरह की चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। पूजा पंडाल के कार्यक्रम में ज्यादा लेती हूँ। ओके, मतलब करते हैं आप पब्लिक प्रोग्राम्स? जी हाँ, अब ये कोरोना सब की वजह से लाइव कंसर्ट्स थोड़े से अफेक्टेड हुए हैं, वरना ऐसे प्रोग्राम मैं करती रही हूँ। और उसके अलावा जैसे सोबर लिरिक्स, आई वांट टू सिंग सोबर लिरिक्स, अच्छे साहित्य को मैं गाना चाहूंगी, अच्छे पद, अच्छे रचना। जी, बहुत अच्छा। सो मैम, आपकी स्टूडेंट्स और आपकी स्टाफ का कितना कोऑपरेशन रहता है इस सिचुएशन में आपकी? जी हाँ, ये एक काफी अच्छा विषय आपने निकाला जिसके कारण मैं थोड़ी सामाजिक मानसिकता, सोशल मेंटालिटी बताऊं। जी, स्टूडेंट्स का तो पहला रिएक्शन बहुत बार वही होता है जो मैंने अभी भाभीियों को और उसका बताया, पर किसी भी व्यक्ति का होता है आमतौर पर जो पहली बार सामना कर रहा है किसी भी प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति का, एक सुदृढ़ व्यक्ति जो करता है, तो उसका पहला रिएक्शन थोड़ा सा एक गड़बड़ाया हुआ कहिए या थोड़ा सा हतप्रभ कि अब मैं कैसे करूँ इनके साथ, मैं सही से कर पाऊंगी क्या, मैं समझ पाऊंगी क्या इनका बताया, ऐसा एक थोड़ा सा रहता है। पर चूंकि मिलते मिलते हमेशा हैबिचुअल होने के कारण जो है वो लोग आदी हो जाते हैं और वो लोग भी ढालने लगते हैं उस समस्या से। जैसे मैं लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती तो वो लोग बता देते हैं, या कोई चीज मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकती तो वो लोग उस चीज को मेरे वर्णन करने से, डिस्क्राइब करने से समझ जाते हैं कि मैम ये कहना चाह रही है, वो कोशिश करते हैं समझने की स्टूडेंट्स। और रही बात स्टाफ की, इसी सिलसिले में मैं आपको एक सामाजिक मानसिकता बताना चाहती हूँ कि आमतौर पे जो वर्किंग फेलोज होते हैं या बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि लोग कुछ अलग हैं, इनको पता नहीं कैसे हम लोग के साथ हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इंटरव्यूज में बहुत बार मुझसे कहा गया कि आप अंध विद्यालय ही क्यों नहीं जाते, नॉर्मल कॉलेज क्यों ट्राई करती। तो आखिरकार ये इसी बार ये सवाल आया कि मुझे आखिर तंग आकर कहना पड़ा कि अगर सब कोई अंध विद्यालय में पढ़ लिख कर जाना अगर अपेक्षा करेगा, जाना चाहेगा, तो प्रति व्यक्ति एक शिक्षक ऐसा हो जाएगा और इतने शिक्षकों का संभाल पाना गवर्नमेंट के लिए भी संभव नहीं है, सरकार के लिए और व्यवस्थापन के लिए भी नहीं, मैनेजमेंट भी नहीं संभाल पाता, और हम लोगों का कोई निश्चित वर्ग ना बनने दे, ये समाज से मेरी अपील है। जैसे कहना नहीं चाहिए, जैसे कुछ लोगों का वर्ग होता है जिनको हम किन्नर कहते हैं, उनका एक समूह ही बन चुका है, लोग उनको समाज में स्वीकार नहीं कर रहे, वो एक अपना उनका अलग ही एक ग्रुप बन चुका है, समूह बन चुका है। उस तरह से हम लोग नहीं है, हम आप ही के परिवार में से किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की लड़की, इस तरह से कोई ना कोई तो किसी के रिलेटिव ही है, और ये अंग बाधा किसी न किसी कमी की वजह से या फिर कोई तो भी किसी विकृति की वजह से आई हुई है। और इंसानी भावना, इंसानी सोच समझ, विचार, बुद्धि एक समान होता है, बस अंतर आता है केवल हम लोगों के थोड़ा सा जीवन शैली में। जैसे आप आंखों से देख रही हैं उसको हम छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो उस एक फर्क के लिए एक इंसान को ऐसे अलग करके देखना, ये हम सबके लिए, सब प्रकार के दिव्यांगों के लिए बड़ा दिक्कत दिख रहा है। और जिस वजह से मुझे मतलब 8 साल तक इस नौकरी के लिए मुझे लड़ना पड़ा, और इसी लड़ाई में मैंने अपने पिताजी को खोया है। ओह गॉड जी, मतलब ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते या वो आजमाइश भी नहीं करना चाहते कि तुमको अगर हम
ये नौकरी देंगे तो तुम कैसे करोगी जी। आखिर मुझे मतलब कैंडिडेचर की जो मर्यादा है, प्रत्याशी की जो मर्यादा है, वो लिमिटेशन क्रॉस करके मुझे ये कहना पड़ता है जी कि जब मैंने पढ़ाई की है, पढ़ाई करने लायक जो बुद्धि है, तो सिखाने लायक भी बुद्धि तो निश्चित ही होगी, ऑब्वियसली उस ईश्वर ने दे रखा है जी। जब मैं समझ रही हूँ तो समझा भी सकती हूँ निश्चित ही। और ऐसा हम नहीं कह सकते कि प्रत्येक जानकार व्यक्ति समझाना भी जानता है। कई बार साइटेड पर्सन, नॉर्मल जो होते हैं, सुदृढ़ व्यक्ति, उनमें भी आप कई बार पाएंगे कि हर चीज को वे समझा नहीं पाते हैं, जानते जरूर है जी, समझा नहीं पाते हैं। तो ये तो एक सामान्य ये है, ये तो दैट इज ह्यूमन डेफिशिएंसी जी। तो उसका अंधत्व या किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से संबंधित नहीं है। और वो इंटरव्यूज ऐसे लगते हैं जैसे कि मेरी दिव्यांगता का इंटरव्यू हो रहा है, न कि एक कैंडिडेट का। क्लास से कोई भाग गया तो क्या करोगी, बिना बताए चला जाए तो क्या करोगी, पीछे से कुछ चल रहा है तो क्या करोगी। जिन चीजों का विषय से संगीत के प्राध्यापक जो एक पद है उससे कोई संबंध ही नहीं, इस तरह की चीजों के कारण जो है यहाँ तक कि केस भी डाल दिया गया, मुकदमा दायर कर दिया गया आपके ऊपर। जी हाँ, इंटरव्यू फेस करने के बावजूद, इंटरव्यू में शामिल होने के बावजूद कहा जाता है कि शी इज एक्सपेक्टिंग बैकडोर एंट्री। ओह अच्छा, पीछे से प्रवेश चाहती है, बिना इंटरव्यू का सामना किए प्रवेश चाहती है। इस तरह के केसेस डाल दिए गए। ओके। और उस केस में 5 साल ये सब चलता रहा। कई बार वो लोग मतलब जब वो जानते हैं कि हमारा पक्ष गलत है, तारीख पे तारीख करवाएंगे, बीच में कोई आएगा ही नहीं। और इसी तरह की एक मानसिक से हमारे पिताजी के साथ ऐसा हो गया। और यहाँ तक कि ट्रेनिंग कोर्सेस मैं आपको बताऊं, लेकिन इन चीजों को मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि प्रचार हो और सामाजिक मानसिकता सुधरे, ये हम सबकी बहुत बड़ी अपेक्षा होती है। आपके आगे कोई दिव्यांग व्यक्ति आ गया है तो ये ना समझे कि कोई एलियन आ गया, कोई तीसरी ग्रह का प्राणी नहीं आया है जी। एक इंसान ही आया है जिसकी एक कमी का रास्ता वो दूसरे किसी प्रकार से निकाल रहा है जी। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आप देखेंगे आपके बाएं हाथ को लग गया तो आप बाएं हाथ को थोड़ा सा बचाएंगी, दाएं हाथ से आप ज्यादा काम करेंगे। हाँ जी। तो स्वाभाविक वृत्ति है ये। तो इस स्वाभाविक वृत्ति को लोग नहीं समझ पाते। ट्रेनिंग के दौरान भी मुझे से परिचय करना सबके लिए प्रस्तुत हुई। शान के खिलाफ एक इवेंट रखा गया था, एक ऐसा संप्रेषण कौशल जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, उसको देखने के लिए एक व्यवस्था की गई थी कि आप बगल में बैठे दूसरे ट्रेनी से परिचय करें और वो परिचय आप माइक में आके खुद दें। तो मेरा परिचय मुझे खुद देना पड़ा इतना हद तक कि हमसे बात करना भी स्वीकार नहीं है। मेरी परिचित है, ये मेरी कोई है, ये कहना भी कई बार लोगों को प्रेस्टीज लगता है, शान के खिलाफ लगता है। कैसे बताऊं, ये कितनी अमानवीयता है कि आपके साथ आपके हम उम्र के, आपके जितना ही दिमाग वाले कोई है, बस इतना है कि दिखने में वो थोड़ा सा कमजोर है, तो हम उनसे बात भी नहीं करें। आप समझ सकते हैं, पहचान वाले थोड़ी सी एक दया दृष्टि, अरे किसको पता चल रहा हम लोग पहचान के हैं, हम ही कर देते हैं ना तुम्हारा परिचय। हमने कहा इतनी छोटी सी बात की वजह से आप लोग नियम भंग ना करें, और नियम भंग करना है तो खुद मैं करूंगी। मैंने मांगी तो आगे मांगी, इजाजत मांगी मैंने कि ये नियम भंग करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा परिचय करना किसी को स्वीकार नहीं है, मैं अपना परिचय खुद देने पर बाध्य हूँ, मजबूर हूँ। और कई बार आप सुनते भी होंगे कि क्लास फेलो है या कलीग है, उस रूप में भी बहुतों को प्रेस्टीज लगता है। अपने साथ परिचय नहीं देना चाहती कि शी इज माय कलीग, मेरी सहकर्मी है, परिचय नहीं देना चाहती। पर हाँ, इस मामले में मैं उल्लेख करूंगी, मेरी ये अपॉइंटमेंट एक्चुअली 2 जगह की है। अच्छा। मेरा ओरिजिनली अपॉइंटमेंट हुआ है धर्मपेट नामक एरिया है, वहाँ आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है, RS मुंडले आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज करके, वहाँ हुआ है मेरा एक्चुअल अपॉइंटमेंट। वहाँ भी थोड़ी बहुत ये सब समस्याएं रही, वहाँ की हेड और जो मैनेजमेंट के लोग, उनमें ये समस्या थोड़ी सी रही, टालना उन लोगों ने भी चाहा। पर मैं धन्यवाद करूंगी जो विशेषज्ञ इसकी ओर से आते हैं, विश्वविद्यालय की ओर से, यूनिवर्सिटी की ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उन लोगों ने यही बात पर उनको रोक दिया कि जब आपको लायक कैंडिडेट मिल रहा है तो आप क्यों नहीं लेंगे जी, और आप अगर किसी और को रिकमेंड करेंगे तो हम साइन नहीं देंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और उस वजह से मेरा वहाँ अपॉइंटमेंट इस तरह से हुआ। और
मेरे साथी जो है मतलब नेक्स्ट टू मी, उन्होंने तो मुझे स्वीकार किया, पर हेड को थोड़ा सा प्रेस्टीज हो रहा था, कैसे बताऊं कि ये ऐसी एक लेडी हमारे यहाँ काम भी कर रही है और इस तरह का। उल्टा प्राउड फील होना चाहिए। आपकी कॉलेज में ऐसे भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आपने ऐसे लोगों के लिए सहायता की है। वो हम कहते हैं होना चाहिए, पर किसी के स्वभाव को हम कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ जी। मतलब जहाँ तक मेरा अनुभव है जीवन भर में, केवल दृष्टिबाधिता ही नहीं, किसी भी प्रकार से अगर थोड़ा सा कुछ अलग देखते हैं जी, मतलब किसी का अगर रंग अस्वाभाविक काला है, कोई अस्वाभाविक गिड्डा है, हाँ जी, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी पता नहीं क्यों उसको अपने से कुछ अलग करने की क्यों बनी रहती है, मुझे नहीं समझ में आया तक। मतलब जो लोग शारीरिक विकलांगता देखते हैं वो ये दर्शाते हैं कि उनको मानसिक विकलांगता है शायद, तभी फिर वो कमी को देख रहे हैं लेकिन उनके अंदर की शक्ति को नहीं देख पा रहे हैं जी। और न सिर्फ नौकरी, हर जगह ये समस्या आती है। अगर कोई मतलब शादीशुदा जिंदगी बिताना चाहता है, वैवाहिक जीवन, तो वहाँ पे भी वो आती है। सही बात कहा आपने। वहाँ पे फिर ये सब चीजें मायने रखती है उन लोगों के लिए कि कितना पैसा है, भाई कमाई है तो हम लोग एक्सेप्ट करें, नहीं तो रहने दें। फिर वो प्यार और एक्सेप्टेंस कमाई से है, आपसे नहीं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की आंखों से रेडियो मधुबन 90.4 FM पर, और हमारे साथ बने हुए हैं शिप्रा सरकार जी। आप म्यूजिक टीचर हैं और आप अपनी विचारों को और अपनी जीवन के अनुभवों को हमारे साथ बांट रहे हैं। तो शिप्रा जी, जैसे आपने कहा कि एक सामाजिक सोच कैसा है एक दिव्यांगता के बारे में हो या फिर दिव्यांग साथियों के लिए, इसमें एक और बात भी आ जाता है कि आप महिला भी है, वैसे भी महिलाओं को कमजोर देखा जाता है, और उसके साथ साथ जब आपकी शारीरिक विकलांगता है तो उसके साथ और भी आपको वो चैलेंजेस फेस करनी पड़ी होगी। जी हाँ, वो है, समाज में वो चीजें तो उनका सामना करना ही होता है। जी हाँ, गलत निगाही हुई है, मतलब उस तरह से कोशिशें भी हुई है और हिम्मत से लड़ना भी पड़ा है मुझे, क्योंकि मुझे यही समझ यही है कि हार जाएंगे तो उनके हौसले और बुलंद है। सही बात है। और हमारे पीछे और भी बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं जिनके लिए हम भी एक जरिया बन जाएंगे कि हाँ, इनके ऊपर हम कर सकते हैं कोई भी जुल्म। जी। तो शिप्रा जी, अभी वर्तमान में आप इन सभी चीज़ों को सामना करते हुए आपकी जीवन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? अभी देखिए, हम लोगों के लिए ये जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है फिजिकली चैलेंज्ड जी, ये पता नहीं, शायद बहुत सोच समझ के ये शब्द प्रयोग है कि ईच एंड एवरी मोमेंट वी हैव टू फेस चैलेंज। हर पल हर क्षण हमको किसी न किसी चुनौती, किसी न किसी आह्वान का सामना करना होता है। पर मेरा ये मानना है कि उन्हें दिव्यांग का हो, फिजिकली चैलेंज्ड का हो, अपंग का हो, अंधे का हो, सूरदास, जाए जो नाम दे दो, चाहे जो नाम दे दो, नाम से उतना फर्क नहीं पड़ता जितनी की आपके बर्ताव से। आप इधर दिव्यांग कहकर, दिव्य अंग जिसका हो ऐसा दिव्यांग कहकर आप परिभाषित तो करती हैं, पर अपने साथ स्वीकार नहीं करते, तो फिर ऐसे दिव्यांग कहने का मतलब कुछ नहीं। अगर आपके जीवन में आपकी कोई बहन, कोई बेटी, कोई सहेली, कोई बहू, क्या सचमुच कोई भी ऐसा चाहेगा? एक सामान्य व्यक्ति कि उसकी बहू हो, चलेगी अगर वो पैरों से कोई समस्या है तो चलेगी, अगर उसका अंधत्व है तो। इतनी स्वीकार्यता जब बढ़ जाएगी तब मेरा मानना है कि सही अर्थों में इसका स्वीकार जो है, एक्सेप्टेंस होगा, चाहे आप शब्द प्रयोग कुछ भी कर दें। और ये जो संत सूरदास को दृष्टिबाधितों का प्रतिनिधि बनाया जाता है, इससे मेरा घोर विरोध है जी। उन्होंने दृष्टिबाधिता स्वयं स्वीकार की। हाँ जी। कई बार तो हम ये जानते हैं, दो मत है, कोई कहता है वे जन्मांध थे, कोई कहता है कि अपनी आंखों को व्यवधान मान के उन्होंने नष्ट कर दिया। पर जो भी था, एक संत का अपमान हो सकता है। अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति उस कोटि का नहीं है तो वो संत का अपमान ना हुआ? क्यों आंखों वालों को तो, आपको तो कोई मीराबाई नहीं कहता, कोई कबीर नहीं कहता, कोई रैदास जी नहीं कहता, फिर ये शब्द संत सूरदास का ये नाम दृष्टिबाधिता का प्रतिनिधित्व क्यों करे? जी, सही बात है। हम सिर्फ जो भी कमी दिख रही है उसी को लेकर के हम लोगों के साथ अलग व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, उनकी मानसिक क्षति पहुंचाना, मतलब उनको दुखी बनाना,
दुख देना, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अमानवीयता है और हम अपनी मन की आंखों से नहीं देख रहे हैं कि उनकी क्या ताकत है, उनकी क्या क्षमता है, वो क्या कर सकती है और उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। और जैसा आपने कहा कि फिजिकली चैलेंज जो शब्द है वो उसको लाइफ चैलेंजिंग बना दिया है, हर पल हर जगह पे चैलेंजिंग। ये रेडियो मधुबन का भी यही प्रयास रहता है इस कार्यक्रम के जरिए कि हम एक ब्रिज बन जाएं और जो नॉर्मली फिजिकली हर चीज़ें ठीक ठाक है और किसी का जो कोई चीज़ थोड़ा फर्क में है, सभी एक दूसरे को उस आत्मीयता के साथ, उस हुनर के साथ, उस अच्छे गुणों के साथ ही देखें और एक दूसरे का परिचय लें और व्यवहार करें। और सबसे पहली बात यह है कि स्वीकृति हो, क्योंकि आज हम देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि इनकी विकलांगता है या ये विकलांग है, कल के दिन क्या पता हमारे जीवन में भी हो, उस समय हम क्या करेंगे? उस समय हम भी निस्सहाय होकर के दूसरों से उम्मीद करते हैं कि ये भी हमारे साथ इसी प्रकार का व्यवहार करें। तो आपकी जो विचार है, आपकी जो सोच है वो जाहिर है मैम, हम अग्री करते हैं आपसे। तो आप जो महिलाएं हैं दिव्यांग, उन सभी को क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रयास को सराहना करना चाहूंगी। कृतज्ञ हूँ आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं। और एक सामाजिक संगठन है जो आप जानते होंगे, सक्षम नागपुर जी, समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल, नागपुर से इसकी शुरुआत है और देश भर में ये संस्था, ये संगठन कार्यरत है। तो ये और आपके प्रयास बहुत से एक जैसे हैं कि मानव को मानव के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करना आप लोग सिखा रहे हैं, न कि विकलांग और सकलांग के रूप में जी। पर यहाँ मैं महिलाओं से, अगर आप मुझसे प्रश्न करेंगे कि क्या कहना चाहूंगी, तो विशेष करके महिलाओं को मैं ये कहूंगी कि महिलाओं में संवेदना बहुत होती है। इस संवेदना जो दिव्यांगों में होती है, उसमें आमतौर पे दूसरों के व्यवहार से जो आघात हो जाता है, वे दुखी हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको धीरज रखने का एक सुझाव दूंगी। और कतई ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ मतलब फेस नहीं किया और आप लोगों को उपदेश कर रही हूँ। मेरा जीवन देखते हुए मैं आप लोगों से कहूंगी कि और कोई भी विकलांगता आ जाए, चाहे अस्थि विकलांगता हो, अंधत्व हो, कोई भी जी, आप अपना मनोबल ढहने न दे। महिला हो या पुरुष, कोई भी जो किसी भी कारण से अंगबाधित हुआ है, विकलांग हुआ है, वो अपना मनोबल ना खोए। और जैसे कि मैंने बताया, एक ह्यूमन टेंडेंसी, एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति, अपना मस्तिष्क जो एक प्रवृत्त होता है कि जो हिस्सा उसका कुछ आहत होता है, कुछ कम होता है, वो दूसरे कहीं ना कहीं से उसका रास्ता निकाल लेता है। एक साधारण सी बात है। और मैं आपकी उस बात पे प्रकाश डालना चाहूंगी कि आप जैसे कह रही थी कि कभी हमारे जीवन में कोई ऐसा अनुभव आया तो हम लोग असहाय हो जाते हैं। ये सही है कि हम लोग अंधेरे में उतने परेशान नहीं होते जितने कि आप जो लोग देख रहे हैं वो अचानक अंधेरा, अरे मैं कहाँ जाऊं, अरे किधर है, अरे क्या है, क्योंकि हम लोगों को उस अवस्था में रास्ता निकालने की आदत बन चुकी होती है। हम लोग हर दिन वो कर रहे हैं और हमारे दिमाग में वो रास्ता रट गया है कि ऐसा जाएंगे तो हम इसी जगह पहुंचेंगे। पर आप लोग हर को देख कर चलते हैं। तो आप लोगों के लिए जब वो नहीं दिख रहा है तो एक असहायता का आप अनुभव करते हैं, जैसे कि आपने खुद शब्द प्रयोग किया, निस्सहाय जैसी अवस्था होती है जी। तो ये सहानुभूति, सहानुभूति शब्द का मैं विग्रह करूंगी, सह अनुभूति जिसमें है, उसमें इंसानियत बहुत अच्छी पनप सकती है, मेरा विचार है। और न केवल ऐसा भी ना हो कि कई बार मैंने देखा है, अगर हम दृष्टिबाधित हैं तो केवल दृष्टिबाधितों का ही विचार करें जी। और अपंग लोग तो कर लेंगे, अपने कुछ ज्यादा समस्या है। जी नहीं, समस्या हर किसी को होती है, चाहे वो विकलांगता किसी भी प्रकार की हो। समस्या और चुनौतियां सबके लिए हैं, तो महिला हो व पुरुष। मैं सभी से यही कहूंगी कि मानव के रूप में, इंसान के रूप में सबको लेकर चले और अपना मनोबल न खोने दे हर परिस्थिति में जी। आज एक महिला अपमानित हो रही है या किसी भी प्रकार से किसी दुष्प्रवृत्ति की शिकार हो रही है, उसको तो तकलीफ होती ही है, लेकिन अगर वो अपना मनोबल बनाए रखे तो आगे वाले की हिम्मत नहीं हो पाती। सही बात है। जिसके लिए संभव है वो अपनी आत्मरक्षा का उपाय सीखे, पर जैसे कोई ऐसी मर्यादाएं आती हैं विकलांगता के कारण जो नहीं सीख पाते, तो कम से कम अपना मनोबल तो भी बनाए रखे कि उनके आगे
ढह न जाए, क्योंकि वही उनके लिए सबसे बड़ा अच्छी चीज है उनके लिए। वो ये तो दुखी हो गए, ये तो हार गए, ये तो अब कुछ नहीं करेंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे मेरा। पर मैं कहूंगी महिलाओं से खासकर प्रतिकार करें, चाहे जैसे हो। जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए ताइक्वांडो, मुझ जैसे के लिए कराटे ताइक्वांडो सीखना कठिन है जी। शक्ति चाहिए उन चीजों को, हाथ पैर सही चाहिए। हाँ जी। पर कम से कम मैं कहूंगी यदि किसी ने आपको गलत इरादे से छुआ भी, तो उस हाथ को कसकर पकड़ने की हिम्मत तो रखिए जी कि अब छुड़ा के बताओ, तुमने तो मुझे छुआ और अब मेरी पकड़ छुड़ाओ। हाँ जी। ये मैंने खुद किया है, इसलिए मैं कह रही हूँ। आपने उस वक्त जो पूछा कि कैसे फेस किया, तो ये नौबतें मेरे साथ आई। और शर्म की बात तो ये है कि प्रौढ़ व्यक्तियों को, जिनको हम पांव छूकर नमस्कार करते हैं, हाँ जी, हमारे लिए सम्माननीय है, ऐसे लोग भी इस तरह के काम करने से आगे पीछे नहीं देखते जी। तो एक प्रौढ़ व्यक्ति और एक तरुणी जवान लड़की की पकड़ जी। मैंने कहा अब आप छुड़ाइए, आखिर सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा जी। तो ये चाहे कुछ भी कीजिए, आप लोग प्रतिकार किस रूप में कीजिए ये मैं नहीं कह पाऊंगी, परिस्थितियाँ कैसी हैं और उस अनुसार आपकी सोच कैसी जाती है जी। निर्देश मैं नहीं दूंगी। पर मेरा कहना ये है कि चाहे किसी का दुर्व्यवहार हो या सामाजिक कठिनाई हो या आपकी विकलांगता के कारण आया हुआ कोई आह्वान, कोई चुनौती हो, मनोबल बनाए रखें और आप ये जानिए कि आपके पास क्या है। ये तो आप जान ही रही है कि आपके पास क्या नहीं है और आपको जोर से एहसास भी कराया जा रहा है नहीं है तेरे पास, नहीं है। पर उन बातों को अनसुनी करके आप ये जानिए कि मेरे पास क्या है और इन परिस्थितियों में विकल्प कैसे निकाल सकती हूँ। जी, सही बात है। अनुरोध है, सुझाव है या कहिए अपील है। तो मैम, ये महिलाओं के लिए तो आपने कहा है, जो भी समुदाय में आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, उनको संदेश देने के रूप में मैं यही बात दोहराना चाहूंगी कि एक इंसान है, अगर आपके घर में जन्म लिया है तो मानिए बच्चा है, किसी भाई या बहन के बाद जन्म लिया है तो उसे यही कहकर स्वीकार कीजिए कि मेरा भाई मेरी बहन है। तो बाकी जो उसकी विकलांगताओं से ढालना आपको अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अगर माँ स्वीकार कर लेता है कि ये मेरा बेटा मेरी बेटी है तो उसकी कमियां उसके लिए उतनी मायने नहीं रखेंगी। अगर वो सूझबूझ रखती है तो वो खुद उसमें रास्ता निकालेंगी। जैसे अगर ये देख नहीं सकता है तो मैं इसको कैसे अपना विकल्प निकालना सिखाऊं, चल नहीं सकता है तो कैसे अपने विकल्प निकाल कर जीना सिखाऊं, क्या क्या रास्ते में क्या क्या सुविधाएं इसके लिए आगे कर दूं। बाद में तो इंसान अपने रास्ते खुद निकाल लेता है, पर एक छोटा बच्चा बेबी एज उसको नहीं आता, तो बहुत संभव है कि आप बजाय ऐसी चीजें करने के जो दिखाई देती हैं, आप ऐसी चीजें दे दीजिए उस बच्चे को जो आवाज करती है, सुनाई देती है। झुनझुना कुरकुरा दे दीजिए, उसका आनंद वो ज्यादा लेगा, लाइट के खिलौने का वो आनंद नहीं ले पाएगा। पर अगर उसको अपना कह के आपने स्वीकार कर लिया है और थोड़ी सी सूझबूझ से अगर आप काम लेते हैं तो उसके साथ ढालने में आपको बहुत कठिनाई नहीं है। रेडियो मधुबन कहे या सक्षम, उसका ये जो प्रयास है वो यही मानकर कर रहे हैं कि ये भी तो मानव है, ये भी तो इंसान है, ये भी तो जी रहे हैं। जी, सामाजिक चेतनाएं भी होती हैं हमने, सुख दुख भी वैसा ही होता है, पसंद नापसंद, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है, सब कुछ होता है। सिर्फ हमारा ऊपरी तौर पे जो व्यवहार है वो थोड़ा सा बदल जाता है। आप सामने देख कर चल रही हैं, हम सामने हाथ रख रहे हैं कि कुछ टकरा ना जाए। जी। और टेक्नोलॉजी में तो बहुत रास्ते निकल आए हैं। जी, टेक्नोलॉजी में तो बहुत रास्ते निकल आए, टॉकिंग सॉफ्टवेयर हैं और अभी कुछ कंपनियां ब्रेल में भी नाम वगैरह, जैसे कैडिला कंपनी है दवाई की, जी, वो अपने रैपर्स पर ब्रेल में लिखवाती है। पता नहीं, बड़ा अच्छा प्रयास कर रही है कि किसी दृष्टिबाधित के हिस्से में अगर वो दवाई आती है कैडिला कंपनी की, जी, तो ज्यादातर उसके वो जो ऊपरी रैपर होते हैं, एक तो जिसमें टैबलेट लिपटा हुआ होता है, उसके ऊपर एक कागज या गत्ते का रैपर होता है। अच्छा। उस पे वो लोग लिख दे रहे हैं उस दवाई का नाम, ताकि आपको पूछना ना पड़े ये कौन सी दवाई है। मैंने खुद एंटीबायोटिक्स पर लिखा देखा है। अच्छा जी, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने और हम आपकी संवेदनाओं को समझ सकते हैं और मैं ये भी आशा करती हूँ कि हमारी जो भी श्रोता रेडियो मधुबन के जरिए आपकी इस आवाज़ को, आपके विचारों को और आपकी संवेदनाओं को सुन रहे हैं, उसको थोड़ा सा गौर फरमाएं और उसको सीरियसली ले और आसपास में कहीं पे भी इस प्रकार के लोग मिलते या नहीं मिलते, लेकिन एक सोच तो हमेशा खुला रखें, ऐसे हमारी जो साथी है उनके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी आपको।
आज रेडियो मधुबन के साथ आप जुड़े हैं और इस मन की आंखों से कार्यक्रम का एक रूप दिया है आपने। और क्यों हम अपनी मन की आंखों से देखना है और सोचना है, आप अपने विचारों के द्वारा व्यक्त किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। धन्यवाद मैं आपको भी दूंगी कि आपने ये जो अवसर मुझे दिया, ये प्लेटफॉर्म जो मुझे अवेलेबल करा दिया। वरना समझते लिखते तो हम लोग बहुत हैं, समझते हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं। कई बार कोई अगर लिखता है तो लिख भी देता है कथा कहानियों के रूप में, पर आप लोगों का जो ये प्रयास है ये भी सराहनीय है। जी शुक्रिया, थैंक यू। ऐसे ही हम समाज में एक दो को साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज भी मजबूत बन जाता है, तो फिर हमारा देश भी मजबूत हो जाता है। आज हम देखते हैं पैरा ओलंपिक्स में कितने सारे हमारे दिव्यांग साथी ने अपना ताकत दिखाया है, अपनी डेडिकेशन दिखाया है, अपना देशभक्ति दिखाया है। जितने मेडल्स नॉर्मल ओलंपिक्स में नहीं आए हैं उससे ज़्यादा पैरा ओलंपिक्स में आए हैं, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि कितनी ताकत है उनके अंदर। हम सिर्फ फिजिकली जो चीज़ काम नहीं कर रहा है उसी को हम देख रहे हैं, बाकी जो 90% उनके अंदर जो ताकत है हमें उसे नहीं देख रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के जरिए यही अपील है सभी को कि हम उस कमी को ना देखें, लेकिन उसके अंदर की जो पूरकता है हम उसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो दोस्तों आज हम यहीं पे विराम लेते हैं आपसे और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और नए साथी के साथ और कुछ नए बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM। शिप्रा जी, आप जाते जाते भी कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहना चाहूंगी, एक संदेश भी है, गीत भी जी। इंसानियत ही सबसे पहला धर्म है इंसान का, इंसानियत ही सबसे पहला धर्म है इंसान का। इसके बाद ही पन्ना खोलो गीता और कुरान का, इंसानियत ही सबसे पहला।